Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video, we will discuss Raja Rao, a famous Indian writer who wrote in English and one of the pioneers of Indian English literature along with R.K. Narayan and Mulkraj Anand. In this video, guys, basically this single video, I have covered all most major facts and work in chronology with explanation must help you in your competitive exam of English literature and other. So guys, don't try to go anywhere till my video end because you will get so many things this single video. Okay, so let's start today's discussion without having much time. First we have guys Raja Rao जिनका टाइमिंग पीरियड है 1908 to 2006. Remember the timing period of particular major writers we studied in Indian English literature, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन फ्रेम होते दिख जाएंगे एग्जाम में. लेट्स डिस्कस अहेड गाइस. राजा राव बेसिकली जो इनका फुल नेम है रघुराम राव, राइट? रघुराम Rao, this is the full name of Raja Rao, right? Born in 1908, was born into a Brahmin family in Hassan. एक ब्राह्मण फैमिली के में इनका जन्म हुआ था हसन, जो कि क्या है, एक टाउन है इन दी इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका, राइट? जो इंडियन स्टेट है कर्नाटका का, यहीं पर एक टाउन है हसन नाम का, जहाँ पे इनका बेसिकली जन्म हुआ था इन ब्राह्मण फैमिली, राइट? और इनका जो फुल नेम है वो है रघुराम राव. रिमेंबर, राव वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस. जो राव थे, राजा राव, ये डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे बाय इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन which would later play a significant role in his literary works. और इनके जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं कहीं ना कहीं उसमें सिग्निफिकेंट रोल आपको देखने को मिला है स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का इन दी वर्क्स ऑफ राजा राव's राइटिंग, राइट? राजा राव's literary career basically began in the 1930s and he became a key figure in the development of Indian English literature. If I talk about his career, तो इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी 1930 से, एंड उसके बाद अपने कैरियर की स्टार्टिंग के बाद ही ये एक की फिगर बन गए थे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग्स एंड द थीम्स, राइट? द थीम्स ही सेलेक्ट फॉर हिज राइटिंग्स, इनको उन्होंने एक डेवलपमेंट की तरफ ले गया था ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द राजा राव's राइटिंग रिफ्लेक्ट्स करती हैं द डीप इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिलोसफी, पर्टिकुलरली वेदांत. इनकी जो राइटिंग्स हैं वो रिफ्लेक्ट्स करती हैं आपका इन्फ्लुएंस कहाँ पे रहता है इनका, इंडियन फिलोसफी एंड पर्टिकुलरली डीप टुवर्ड्स द वेदांत. ओके, Rao is a pioneer in blending the oral storytelling traditions of India with the modern novel form. Remember, this is important fact. यहाँ से भी आपको क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि identify the writer, identify the author who is considered a pioneer in blending the oral storytelling tradition of India with the modern novel form. So we have the answer Raja Rao. This kind और questions आपके frame हो जाते हैं, so please be prepared for. Okay, so these facts most important for you. Okay, let's discuss his debut novel Kanthapura. This is the first novel written by Raja Rao. Is considered a cornerstone of Indian English literature. This is the novel Kanthapura, considered कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. गाइस, कॉर्नरस्टोन आप समझते हैं, एक फाउंडेशनल वर्क, उसी को कॉर्नरस्टोन की कंसीडर किया जाता है. अ वर्क ऑफ लास्टिंग इंपॉर्टेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस लास्ट तक रहती है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसको स्टडी किया जाता है एंड उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है कभी ना खत्म होने वाली होती है. दिस इज कॉल्ड दी कॉर्नरस्टोन, राइट? सो कांथापुरा इनकी ऐसी ही नॉवल है, डिब्यूट नॉवल है, पब्लिश्ड इन द ईयर 1938, फर्स्ट नॉवल रिटन बाय राजा राव, कंसीडर्ड अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, विच विविडली पोर्ट्रेइंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू द आइज ऑफ विलेजर्स. विलेजर्स की आइज के थ्रू इसमें दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है फ्रीडम स्ट्रगल की, किस तरीके से स्ट्रगल किया गया था एंड
किन किन लोगों ने इसको इसमें इन्वॉल्व हुए थे, द रोल ऑफ वुमेन, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर नॉवल कांथापुरा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गाइज, कोई भी 6 मंथ में जो भी एग्जाम होता है, यूजीसी नेट एंड अदर लिटरेचर एग्जाम, कांथापुरा से क्वेश्चन ना है ऐसा नहीं होता. हमेशा क्वेश्चंस आपको कांथापुरा से डीपली क्वेश्चंस भी मिलता है, एज वेल टाइटल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको राजा राव की कांथापुरा से मिलता है. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो. ओके, राव's नॉवल और राइटिंग्स, इफ आई टॉक अबाउट दी इनकी राइटिंग्स की, राजा राव की, तो एड्रेस करती हैं यूनिवर्सल थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, स्पिरिचुअलिटी and prose is distinguished by its lyrical qualities, creating a आप बोल सकते हैं यूनिक नैरेटिव वॉइस. इनके जो प्रोज राइटिंग है वो डिस्टिंग्विश करते हैं बाय इट्स लिरिकल क्वालिटीज. उनमें इनके प्रोज राइटिंग्स में राजा राव की आपको लिरिकल क्वालिटीज मिल जाएंगी जो क्रिएट करते हैं एक यूनिक नैरेटिव वॉइस, राइट. And beyond his novels, Raja Rao was also a thinker and essayist. Novels के साथ साथ इन्होंने इनको एक thinker as well as essayist भी consider किया जाता है. So guys, here is the most important part of my today's video, in which I discuss Raja Rao, जो एक seminal Indian writer हैं in English. Here is a chronological list of his major works. First guys, I am just going to tell you about the seminal writer. Seminal writer basically किनको कहा जाता है, seminal writings कौन सी होती हैं guys? जो seminal writers होते हैं refer to an author whose work, जिनके वर्क जो होते हैं has had a profound and influential impact on literature, thought or a specific field of study. दिस इज द सेमिनल ऑथर, सेमिनल राइटर्स कह सकते हैं, और इनकी जो राइटिंग्स होती हैं कंसीडर द सेमिनल. ओके, तो दीज राइटर इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, स्टाइल, और आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव्स दैट शेप और रीडिफाइन करते हैं द डिसिप्लिन, इसलिए इनको सेमिनल बोला जाता है. एंड ये जो टर्म है बेसिकली सेमिनल कम्स फ्रॉम द वर्ड सीड, राइट. सीड वर्ड से इसको ये जो आपकी टर्म है टेकन फ्रॉम एंड सिंबलाइज करती है द फाउंडेशनल नेचर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. सो रिमेंबर गाइज, हम क्यों सेमिनल इंडियन राइटर इनको कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनके जितने भी वर्क्स हैं इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट रहा है उनका, एंड स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी है, आप ऐसा बोल सकते हैं. दैट्स द रीजन वी कॉल्ड सेमिनल इंडियन राइटर इन इंग्लिश, राजा राव. ओके, so guys, now I'm going to discuss first and debut novel written by Raja Rao, Kanthapura, published in the year 1938. Let's discuss major facts about this novel which will help you in your exam. Okay, so guys, a landmark novel in Indian English literature considered किया जाता है कांथापुरा को, and it narrates the Gandhian struggle in अ सदर्न इंडिया विलेज. जो साउथ इंडिया विलेज है, इंडियन विलेज है, वहाँ पे जो गांधी का स्ट्रगल दिखाया गया था इन इंडिपेंडेंस में, इंडिया इंडिपेंडेंस में, उसी को नरेट किया गया है, उसी पर्टिकुलर थीम को इसमें नरेट किया गया है कांथापुरा में. एंड गाइस, दिस नॉवल सेट इन कांथापुरा, इसको कांथापुरा में सेट किया गया है, विच इज़ अ स्मॉल फिक्शनल विलेज इन साउथ इंडिया, जो कि एक स्मॉल फिक्शनल विलेज है साउथ इंडिया का. एंड द स्टोरी नरेटेड बाय अचक्का, अचक्का के द्वारा इस स्टोरी को नरेट किया गया है. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द PYQs ऑफ UGC नेट. एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टोरी नरेटेड बाय, सो वी हैव द आंसर अचक्का, जो कौन है, एन एल्डरली विमेन फ्रॉम द विलेज, विलेज की ही एक बड़ी उम्र की, और आप बोल सकते हैं एल्डर और द ओल्डेस्ट विमेन in the village, from the village अचक्का, right. So गांधीयन फिलोसफी एंड फ्रीडम स्ट्रगल बेसिकली इस नॉवल के अंदर दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड विलेजर्स का रोल दिखाया गया है, किस तरीके से उन लोगों ने स्ट्रगल किया है इंडिपेंडेंस में, इंडिया इंडिपेंडेंस में. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट कांथापुरा. लेट्स डिस्कस protagonist of the novel. So we have Murthy. Murthy is the central character in the Kanthapura, is the protagonist, follower of Gandhi, गांधी के follower है, and spreading his ideals in Kanthapura, और कहीं ना कहीं वो spread कर रहे हैं अपने ideals को कांथापुरा में, एंड जिसके लिए उनको struggle करना पड़ रहा है. And of course Murthy tried to break caste barriers
इन्होंने कास्ट बैरियर्स को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। एंड बेसिकली इन्होंने फोकस किया है परिहास। परिहास का मतलब होता है गाइस अनटचेबल इनटू द विलेज कम्युनिटी। तो ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि जो परिहास है, अनटचेबल है, जिनको एक अलग एक आउटसाइड कॉलोनी दे दी जाती है, उनके लिए डिजर्व कर दी जाती है कि आप वहीं रहेंगे, हम लोगों के दूसरे लोगों के साथ भी रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मूर्ति ने स्ट्रगल किया है कि इन लोगों को भी अपनी कम्युनिटी में ऐड ऑन करना, कहीं ना कहीं ये लोग भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंस देंगे जैसे कि दूसरे ह्यूमन बींग्स देते हैं। यही स्ट्रगल और यही चीज़ को फोकस कर रहे हैं आपके मूर्ति जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस नॉवल के, एंड ब्रेकआउट कर रहे हैं ऑफ कोर्स द कास्ट सिस्टम, जो कि बिगेस्ट वर्स्ट कंडीशन रही है हमारी इंडियन सोसाइटी की, राइट। लेट्स डिस्कस रोल ऑफ विमेन इन द नॉवल। सो वी हैव द रंगम्मा एंड अदर विलेज विमेन actively participate in protest challenging traditional gender roles. इन women ने मीन्स रंगम्मा एंड अदर विलेज women जो थी, इन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था प्रोटेस्ट करने के लिए उन चैलेंजिंग्स को जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के हैं, जैसे कि जहाँ पे वेमेन को सेकंड पोजीशन दी जाती है एंड काइंड्स ऑफ सफरिंग्स हैज टू फेस इन फ्रंट ऑफ द और इन द लाइफ ऑफ वेमेन। तो कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस को तोड़ने की, उनको ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई है एक्टिवली बाय दीज वेमेन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। एंड बेसिकली आई हैव द नेम Rangamma, who is the character in this novel Kanthapura, right? Now guys, I am going to discuss second novel written by Raja Rao, The Serpent and the Rope, published in the year 1960. Remember, मैं chronology में आपको with explanation समझाने की कोशिश कर रही हूँ. First we have Kanthapura, published in the year 1938, and next we have The Serpent and the Rope, 1960. Title based, so many times UGC NET have been asked this particular novel of Raja Rao. So let's discuss about this novel and major facts in this novel. Okay guys, आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, but trust me, this single video gives you complete overview about Raja Rao. इसके अलावा आपको कहीं से स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. With written notes you guys get everything in this particular video of mine. So let's discuss The Serpent and the Rope. Basically guys, this is a semi autobiographical. Remember, The Serpent and the Rope ये आपकी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. इस फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है कि ये किस कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हो रही है. तो दिस इज द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जो एक्सप्लोर कर रही है, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी. देखिए, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, कल्चरल आइडेंटिटी आप मोस्टली राजा राव की सभी नॉवेल्स में देखने को मिलेगा. अगर आपको कहीं से क्वेश्चन बनता मिलता है कि आइडेंटिफाई द राइटर या द ऑथर जो मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर अपने वर्क्स लिखते हैं, तो वी हैव राजा राव, राइट. सो दिस इज ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो. एंड बेसिकली जो राजा राव की द सर्पेंट एंड द रोप है विद अ फोकस ऑन द मेटाफिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट. मेटाफिजिकल आप समझते हैं ना, विच इज बियॉन्ड द वर्ल्ड. सो दिस इज द रिलेशन. इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, फोकस किया जा रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट. आप समझते हैं कि हाउ मच डिफरेंस बिटवीन द इंडियंस एंड वेस्ट. तो उसी रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया जा रहा है इन दिस नॉवल मेटाफिजिकली. ओके, not in real. You guys can consider in your mind. Let's discuss ahead about this novel. The serpent and the rope symbolize illusion. माया. इल्यूजन का मतलब होता है माया, विच इज नॉट इन रियल. एक माया होती है ना, इंसान जो होता है एक भौतिक चीजों में लगा रहता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, बट ऑल थिंग्स आर क्या है, ये हमारा इल्यूजनमेंट है. दिस इज कॉल्ड माया. ओके. एंड रियलिटी बताया गया, ब्रह्मांड को रियलिटी बताया गया है. एंड गाइज जो आपका इल्यूजन है उसको यहाँ पे सरपेंट को सिंबलाइज किया है इस नॉवल में, सरपेंट एंड रोप को, एज इल्यूजन एंड रियलिटी मीन्स ब्रह्मांड. ओके. इट एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल लिबरेशन. तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई गई है, मटेरियल एग्जिस्टेंस जो हमें हमारी लाइफ में मिलता है, हमारे सगे संबंधी, हमारे पेरेंट्स, हमारी वो सारी सुख सुविधाएं जो हम अपनी लाइफ में, एक ह्यूमन बींग चाहता है कि मुझे एक अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छा अर्निंग सोर्स मिले. दीज ऑल दी मटेरियल एग्जिस्टेंस जिसके पीछे मोस्टली हम सभी लोग भागते हैं. एंड यहाँ पे क्वेस्ट दिखाया गया है फॉर
स्पिरिचुअल लिबरेशन, एंड किस तरीके से हम चाहते हैं कि स्पिरिचुअली वी विल गेट लिबरेट. ओके, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट जहाँ पे एड्रेस किया गया है एंड कॉन्फ्लिक्ट दिखाई गई है बिटवीन मेटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन. ओके, एंड नेक्स्ट द प्रोटैगनिस्ट इस नॉवल के अंदर है गाइज राम, जो कि क्लोजली मिरर्स हैं राजा राव हिमसेल्फ. एज आई टोल्ड यू दिस इज दी सेमी ऑटोबायोग्राफी, सो ऑफ कोर्स कि जो इसमें प्रोटैगनिस्ट हैं राम, वो क्लोजली मिरर मतलब कि वो किसका ही सदृश रूप है, राजा राव हिमसेल्फ. उन्होंने अपने आप को ही कहीं ना कहीं इसके अंदर रिप्रेजेंट किया है, आप बोल सकते हैं फ्रेम करके नेम कैरेक्टर राम. ओके, रिफ्लेक्टिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस. राम जो हैं इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को. किनके पर्सनल एक्सपीरियंस को? राजा राव ऑफ कोर्स, जिनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी इट इज. ओके, सो गाइस जो राम है नॉवल में, इनका जो राम का रिलेशनशिप्स है एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स रिफ्लेक्ट राव's ओन स्ट्रगल विद आइडेंटिटी, लव एंड स्पिरिचुअलिटी. इसमें राम के थ्रू इन्होंने ये दिखाया गया है कि किस तरीके से राजा राव ने स्ट्रगल किया था आइडेंटिटी के लिए, लव के लिए एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए इन हिज ओन लाइफ. तो यही सब आपको इस पर्टिकुलर नॉवल में दिखाया गया, द सरपेंट एंड द रॉब, विच पब्लिश्ड इन द ईयर 1960, रिटन बाय राजा राव एंड कंसीडर अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल. एंड प्रोटैगनिस्ट वी हैव राम. ओके, जो मिरर है किनके? राजा राव के, राइट. एंड द नॉवल एम्प्लॉयज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. देखिए इसमें इस नॉवल में एम्प्लॉय किया गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. आप समझते हैं कि जेम्स जॉयस एंड वी हैव वर्जीनिया वुल्फ, जिन्होंने बहुत ही अच्छे एंड बेस्ट लेवल पर इस टेक्निक को यूज किया है अपनी नॉवेल्स में. एंड नाउ राजा राव ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर टेक्निक इन हिज नॉवल अ सेमी ऑटोबायोग्राफी, दिस पर्टिकुलर, जिसके बारे में मैं आपसे भी बात करी, क्योंकि इसके अंदर इनर थॉट दिखाया गया है. अभी मैंने आपसे कहा ना कि इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जो रिफ्लेक्ट कर रही है राजा राव के अपने स्ट्रगल को. तो जो हमारी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है हमारे माइंड में, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि आपको इस नॉवल के अंदर दिखाया गया है. ओके, विच रिफ्लेक्टिंग राम्स इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी, जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है राम की जो इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी है उसको. ओके, and now the serpent and the rope is widely as Rao's magnum opus. आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि राजा राव का magnum opus किस नॉवल को कंसीडर किया जाता है. सो आंसर वी हैव द serpent and the rope, published in the year 1960, earning him the Sahitya Academy Award in 1964. 1960 publication of this novel and 1964 the year when this particular novel won Sahitya Academy Award. Most remember fact I'm just discussing you, so please make a note of it. वैसे तो आपको जितने भी मैं यहाँ पे written notes provide कर रही हूँ in my video, so you guys have to save them and you have to secure them, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको बहुत ही हेल्प करेंगे. ट्रस्ट मी गाइज, टू द पॉइंट मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ. नॉट इन दिस वीडियो ऑल्सो, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं मैं सभी में रिटन नोट्स के थ्रू आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए. अगर आप अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं बट इन इंग्लिश लिटरेचर, देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. ओके, लेट्स डिस्कस अहेड. सो गाइज ये जो नॉवल है इट रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन इन द स्टडी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल एंड कंपैरेटिव लिटरेचर. कंपैरेटिव लिटरेचर एंड अगर मैं पोस्ट कॉलोनियल की बात करूं तो ये जो आपकी स्टोरी है ये कॉर्नरस्टोन कंसीडर किया जाता है इसको स्टडी करना एज ए पोस्ट कॉलोनियल एंड कंपैरेटिव लिटरेचर. ओके, लेट्स डिस्कस third novel written by Raja Rao, The Cat and Shakespeare. Also most important title based question आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में. इसका सब टाइटल है गाइज अ टेल ऑफ इंडिया. बेसिकली इसको पब्लिश करा है 1965 में. इज अ फिलोसॉफिकल नॉवल विद अ ह्यूमरस टोन. अब आपसे क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि फिलोसॉफिकल नॉवल कौन सी है इनकी ह्यूमरस टोन के साथ. सो वी हैव द कैट एंड शेक्सपियर. ओके, इट इज डिफरेंट फ्रॉम हिज अर्लियर वर्क्स लाइक कांतापुरा जो 1938 का है एंड द सर्पेंट एंड द रॉब जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया 1960. उन दोनों नॉवल से ये क्वाइट डिफरेंट है आपकी ये जो पर्टिकुलर नॉवल आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द कैट एंड शेक्सपियर. लेट्स सी क्या है इस नॉवल के अंदर. द नॉवल इज सेट इन सिटी कोचीन. कोचीन की स्टोरी इसके अंदर सेट किया गया इस नॉवल को सिटी कोचीन में जो कि केरला में है. एंड गाइज दिस नॉवल रिटन इन कन्वर्सेशनल टोन.
कन्वर्सेशन चल रही है इसके अंदर, रिमेंबर कन्वर्सेशनल टोन में है ये नॉवल आपकी द कैट एंड शेक्सपियर, विच कंबाइंस ह्यूमर, विजडम एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर कन्वर्सेशन के थ्रू आपको दिखाया गया है ह्यूमर, विजडम एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन को कंबाइन किया गया है एज ए कन्वर्सेशनल टोन. ओके, रिमेंबर this fact about this particular novel. And guys, this story basically revolves around Ramakrishna Pai. Ramakrishna Pai is the protagonist of this novel, जो कौन है, एक गवर्नमेंट क्लर्क है and a simple man, right? Simple man thinking high. The person Ramakrishna Pai, the protagonist of the novel. And guys, इनके जो फ्रेंड है गोविंदन नेयर जो कि इनके फ्रेंड है, तो इन्हीं के इर्द गिर्द ये स्टोरी जो है आपकी रिवॉल्व हो रही है. ओके, द कैट सिंबलाइज एफर्टलेस एक्शन. जो यहाँ पे कैट है, जो टाइटल है नॉवल का, वो सिंबलाइज कर रही है एफर्टलेस एक्शन, एक ऐसा एक्शन जिसके अंदर कोई एफर्ट ही नहीं है, राइट. एंड शेक्सपियर सिंबलाइज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं सिंबलाइज और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अ ब्लेंड ऑफ द ट्रेडिशनल एंड पोएटिक कंट्रास्टिंग ईस्ट एंड वेस्ट. यहाँ पे शेक्सपियर को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है जस्ट लाइक इन कॉन्ट्रास्टिंग वे, ईस्ट एंड वेस्ट. जैसे इंडिया आप बोल सकते हैं डिफरेंट है रेदर देन द वेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो इसमें यही चीज रिप्रेजेंट की गई है शेक्सपियर के थ्रू. ओके, लेट्स अहेड. वी हैव नंबर 4 नॉवल रिटन बाय राजा राव कॉमरेड क्रिलोव, published in the year 1976. डिफरेंट नॉवल है गाइज, एंड प्लीज बी सीरियस फॉर दिस नॉवल, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर से मिलने के फुल्ली चांसेस हैं. क्योंकि ये जो नॉवल है, दिस इज अ नोवेला, दिस इज नॉट अ नॉवल, ये है एक नोवेला. तो जो नोवेला है, दिस इज ऑल्सो दी कैटेगरी. मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी अच्छे से कि नोवेला बेसिकली क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एड्रेस कर रही है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म. अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि मार्क्सिस्ट एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म से आइडियोलॉजी से बेस्ड जो नॉवल है, नोवेला है, कौन सी है? सो वी हैव कॉमरेड क्रिलोव, पब्लिश्ड इन द ईयर 1976, रिटन बाय राजा राव. ओके, सो बेसिकली गाइज, जो कॉमरेड क्रिलोव है, ये एक फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल नोवेला है, एंड इट टेक्स प्लेस इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड फ्रांस. इसने कब प्लेस कब की बात इसमें स्टोरी चल रही है? इट टेक्स प्लेस इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आई थिंक 1945 अराउंड, फ्रांस में, विद अ बैकड्रॉप ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड आइडियोलॉजिकल डिबेट्स. ओके, तो गाइज, ये जो नोवेला है आपकी एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड कॉमरेड क्रिलोव. अब कॉमरेड क्रिलोव कौन है? रशियन मैन है, लिविंग इन फ्रांस, जो कि एक रशियन मैन है, फ्रांस में रहते हैं, एंड ही स्ट्रांगली बिलीव्स इन मार्क्सिज्म. ये मार्क्सिज्म में बिलीव करते हैं. देखो क्या है मार्क्सिज्म, क्या है मतलब, तो वेयर ही फोकस ऑन क्रिएटिंग अ सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इक्वल एंड देयर इज नो क्लास डिवीजन. दिस इज द मार्क्सिज्म. ओके, टॉक्स अबाउट. तो मार्क्सिज्म बिलीव्स स्ट्रांगली, ही बिलीव्स इन मार्क्सिज्म थियोलॉजी, एंड जो बात करती है इक्वालिटी कि जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई क्लास ना हो, कोई क्लास डिवीजन ना हो. तो ऐसी आइडियोलॉजी के साथ ये जो रशियन मैन है कॉमरेड क्रिलोव, इनकी स्ट्रगल को ही दिखाया गया इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर, क्योंकि ही बिलीव्स इन फाइटिंग फॉर अ बेटर सोसाइटी. इनका कहीं ना कहीं मानना था कि ये एक बेटर सोसाइटी को बेटर सोसाइटी बना सकते हैं, बट हिज जर्नी इज नॉट ईजी. लेकिन दिस इज नॉट एन ईजी वर्क. देखिए गाइज, यू आर जस्ट गोइंग टू चेंज कंप्लीट सोसाइटी. दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, और यू गाइज कैन से दिस इज एन इम्पॉसिबल वर्क. अगर मैं आपसे कहूँ कि यू जस्ट कंसिस्टेंसी से अपने यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, क्या आप कर लेंगे अकेले? आई कैन नॉट चेंज टू यू ऑल्सो. तो हाउ कैन दिस single person can completely change complete society in which no class division. So this is the struggle about in this novel आप देखेंगे, and finally this is this tragic end होता है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनका आइडियल होता है, जो जिस आइडियल के साथ ये जो क्रिलोव हैं आगे की और स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फेल हो जाते हैं. एंड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वी हैव सो मैनी पीपल इन सोसाइटी, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सबके माइंडसेट को चेंज कर दें, स्पेशली कि हम एक ऐसा सोसाइटी बना दें विच इज देयर इज नो क्लास डिवीजन.
क्या पॉसिबल है? अगर कुछ लोग इस बात को समझते हैं, तो कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं, दे आर नॉट गेट इनटू दिस फैक्ट कि ऐसा हो सकता है कि विदाउट डिवीजन के भी, क्लास डिवीजन के भी सोसाइटी बन सकती है, इक्वल हो सकते हैं सब, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही स्ट्रगल दिखाया है जिसमें वो फाइनली फेल हो जाते हैं। लेट्स डिस्कस अहेड क्या कहते हैं इस नॉवल के अंदर। तो ये जो स्टोरी है गाइस, इंक्लूड करती है मैनी कन्वर्सेशंस। देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया था कि दिस इज दी नॉवल विच इज नॉवल नॉट नोवेला, विच इज कन्वर्सेशनल टोन में लिखी गई है, एंड इसके अंदर कन्वर्सेशन चलती है बिटवीन क्रिलोव की एंड अदर कैरेक्टर्स जो कि नॉवेल्स के नोवेला के अंदर है, एंड इन विच दे टॉक्ड अबाउट मीनिंगफुल लाइफ, जिसमें वो बात कर रहे हैं मीनिंगफुल लाइफ की। तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है, सिर्फ कन्वर्सेशन ही चलता रहता है इस नॉवल के अंदर, राइट? So guys, he represents the idealistic revolutionary, someone who dreams of a perfect world but faces challenges in making real. तो इसमें जो क्रिलोव है उनको एक ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है आइडियलिस्टिक रिवॉल्यूशनरी के रूप में, जो जिनका ऐसा ड्रीम है कि वो एक परफेक्ट वर्ल्ड चाहते हैं, लाइक यूटोपिया वी स्टडीड, थॉमस हॉफ की है ना यूटोपिया वी स्टडीड, जिसके अंदर एक ऐसा एक फिक्शनल प्लेस जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्लास डिवीजन ना हो, एक ऐसी आइडियल रिवॉल्यूशनरी आप बोल सकते हैं ड्रीम को वो लेके चल रहे हैं उसको रियल करने के लिए, उसको कम ट्रू करने के लिए, बट एनी हाउ इट वॉन्ट वर्क। ठीक है, तो आगे क्या होता है, क्रिलोव स्ट्रगल इन द नॉवल शो दी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियाज एंड रियलिटी। देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपके आइडियाज को लेके एंड रियलिटी को लेके, क्योंकि जो आपके आइडियाज है वो कहीं ना कहीं आपने परफेक्ट बनाए हैं, हर जितने भी उसके स्टेजेस है उन सबसे आपने गुजर कर एक आइडिया क्रिएट किया है, लेकिन क्या वो रियलिटी से कहीं ना कहीं मैच होता है? नो। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को इस नॉवल के अंदर पर्टिकुलर दिखाया गया है। हाउ हार्ड इट इज टू अचीव बिग चेंजेस इन सोसाइटी, कि कितना मुश्किल है सोसाइटी के अंदर एक बिग चेंजेस लेकर आना, राइट? ईयर्स लग जाते हैं तभी भी चेंजेस आते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं चेंजेस हो पाते हैं। कोई ना कोई समाज में इतना एक ऐसी कम्युनिटी रह ही जाती है जो उस चीज़ को वापस से उसी पोजीशन में रख देती है जहाँ से आपने स्ट्रगल करना शुरू किया था। सो दिस इज वेरी हार्ड टू अचीव बिग चेंजेस इन सोसाइटी। इन दिस पर्टिकुलर novella, the story explores existential questions like why we live and what gives life meaning। तो ये जो नॉवल है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोरी में एक्सप्लोर किया जा रहा है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को, कि हम क्यों रह रहे हैं, क्यों हम जी रहे हैं, एंड हमें क्या मीनिंगफुल मिल रहा है इस लाइफ के अंदर। कि एक भेड़ चाल है जिसमें लोग जाए जा रहे हैं कि एक लोग ने जो काम किया सब लोग उसको कॉपी कर रहे हैं, तो क्या मीनिंग क्या है लाइफ का? दिस इज द क्वेश्चन रेज इन दिस पर्टिकुलर नोवेला, राइट? एंड ट्रेजिक एंडिंग होती है ऑफ कोर्स इसकी, जो इनका स्ट्रगल दिखाया गया है इसमें क्रिलोव का, लीड टू अ सैड एंडिंग। ऑफ कोर्स सैड एंडिंग पे हो रहा है क्योंकि वो रियल में नहीं हो पाया जैसे कि वो चाह रहे थे, कम ट्रू नहीं हो पाया, एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो गाइज बेसिकली अगर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ तो कॉमरेड क्रिलोव जो है इज अबाउट अ मैन who dreams of changing the world but finds himself struggling with doubts, disappointment and challenges ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो एक इसमें कॉमरेड क्रिलोव का नोवेला है जिसके अंदर एक मैन दिखाया गया है जो कि जिसने ऐसा ड्रीम किया है कि वो चेंज कर सकता है वर्ल्ड, बट लेकिन उसको वो क्या मिलता है, वो स्ट्रगल करता रह जाता है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रगल में डाउट मिलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिलते हैं एंड चैलेंजेस मिलते हैं बीइंग ह्यूमन। दिस इज द नोवेला अबाउट। तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं, एंड बेसिकली दिस स्टोरी दैट मेक्स रीडर थिंक अबाउट द बैलेंस बिटवीन आइडियल्स एंड रियलिटी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रीडर्स को फोकस किया जाता है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने आइडियल्स में एंड रियलिटी में, क्योंकि देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन आइडियल्स एंड रियलिटी। आपके आइडियल्स कुछ भी हो सकते हैं, जो भी आपने जिस भी तरीके से मेजरमेंट करके उनको बनाया हो, उनको आपने फ्रेम किया हो, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी ही हमेशा रहती है। इट कांट चेंज इन योर आइडियल्स। So this is the novella about. Let's discuss last and fifth number of novel written by Raja Rao, The Chess Master and His Moves, published in the year 1988. Most important है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, टाइटल बेस्ड। और ये बेसिकली स्टोरी है जो फोकस करती है आपकी एस सुब्रमण्य इसमें प्रोटैगनिस्ट है, द सेंट्रल कैरेक्टर है ऑफ द नॉवल इज, और कौन है वो? एक इंडियन फिलोसोफर है एंड राइटर है who travel to यूरोप एंड अमेरिका, जो क्या कर रहे हैं, अमेरिका एंड यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं।
अमेरिका एंड यूरोप में ट्रैवल करने जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, एंड ट्रैवल कर रहे हैं सर्चिंग फॉर मीनिंग इन लाइफ एंड रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं वो सर्च कर रहे हैं मीनिंग को, मीनिंग इन लाइफ, लाइफ के अंदर एक क्या मीनिंग क्या होता है लाइफ का, एंड रिलेशनशिप को सर्च करने के लिए वो यूरोप एंड अमेरिका में ट्रैवल कर रहे हैं आपके सुब्रमण्या। एंड जो सुब्रमण्या है इनकी लव स्टोरी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर दिखाई है, जो जिनको प्यार हो जाता है सोफी से, जो कि एक फ्रेंच वुमेन होती है। रिमेंबर, कल्चरल डिफरेंसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इस नॉवल के अंदर। एंड दियर रिलेशनशिप इज इमोशनल, उनका जो रिलेशनशिप है बिटवीन सुब्रमण्या एंड सूफी का इमोशनल है। क्यों? क्योंकि फुल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है एंड कल्चरल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो फ्रेंच वुमेन है एंड कहीं ना कहीं ये एक इंडियन फिलोसोफर है सुब्रमण्या। तो यहाँ पे एंड किस तरीके से वो एडजस्ट करते हैं आफ्टर दी कल्चरल डिफरेंसेस होने के बाद भी जो उनका रिलेशन है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है, नॉट आप बोलेंगे मटेरियलिस्टिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर दिस नॉवल कंपेयर किया गया है इस नॉवल को लाइफ टू अ चेस गेम, एक चेस गेम से, जिंदगी को चेस गेम से कंपेयर किया गया है यहाँ पे, और बताया गया है कि वेयर एवरी मूव रिप्रेजेंट। देखिए चेस गेम जो होता है, चेस गेम हम जो खेलते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा हमारा जो एक भी जो मूव होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे डिसीजंस को एंड एक्शन वी टेक। तो ऑफ कोर्स दिस इज कंपेयर विद द लाइफ, कि हमारे जो लाइफ का एक भी स्टेप होता है वो कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डिसीजन मेकिंग में एंड हमारा एक्शन, की हम क्या एक्शन करते हैं। तो दिस इज द नॉवल अबाउट, एंड द नॉवल एग्जामाइंस द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्टर्न रिलेशनशिप। यहाँ पे दिखाया गया है इन दी कैरेक्टर ऑफ सुब्रमण्या एंड सूफी के रिलेशनशिप के थ्रू। यहाँ पे दिखाया गया है, कहीं ना कहीं एग्जामाइन किया है डिफरेंसेस को, इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्टर्न रिलेशनशिप। फाइनली गाइज, अगर मैं अल्टीमेटली और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये जो नॉवल है, दिस इज अ स्टोरी, इस नॉवल के अंदर स्टोरी बताई गई है अबाउट अ मैन, एक आदमी की जर्नी है जो समझना चाहता है जिंदगी को, लव को और अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है इस जर्नी के अंदर। एंड इट इज़ अ मिक्स ऑफ रोमांस, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, जो प्रेजेंट करती है इन अ थॉटफुल एंड पोएटिक वे। राइट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नोवेला। नोवेला क्या होती है? बेसिकली नोवेला इज अ टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क द लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन अ नॉवल। नॉवल से छोटा एंड शॉर्ट स्टोरी से बड़ा नोवेला वी हैव। ओके, इसके अंदर सिंगल प्लॉट होता है, कोई सब प्लॉट नहीं होता, लेकिन जो सिंगल प्लॉट होता है वो वेल डिफाइंड होता है, अच्छे से उस प्लॉट में आपको एवरीथिंग समझ आ जाती है एंड फोकस करता है 1 और 2 कैरेक्टर्स और एक्सप्लोर करता है कहीं ना कहीं उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को। दिस इज द नोवेला आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट, कि नोवेला जो होता है बहुत सारे कैरेक्टर्स को फोकस नहीं करता, 1 या 2 कैरेक्टर को फोकस करता है, एक्सप्लोर करता है उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को, एज वेल एज इसके अंदर सिंगल प्लॉट होता है, सब प्लॉट की कोई जरूरत नहीं होती है, एंड जो सिंगल प्लॉट होता है वो भी वेल डिफाइंड होता है। ओके, Now I have some examples of famous novellas. First we have Metamorphosis, जो कि फ्रेंच काफ्का का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेला है, 1915 आई थिंक इसकी पब्लिकेशन है। एनिमल फार्म वी हैव जॉर्ज ऑरवेल, 19 आई डोंट नो द ईयर, मैं भी नहीं बोल रही, फिर आप बोलेंगे कि आई थिंक 48 और 49 है इसका। एंड लेट्स वी हैव हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनरेड, एंड द ओल्ड मैन एंड द सी, ये आपका अर्नेस्ट हेमिंगवे का अमेरिकन राइटर है और इसकी जो पब्लिकेशन है 1952 है। रिमेंबर, क्योंकि सारी नोवेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समरी बेस्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ गाइज आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो। होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, एंड जितनी भी फैक्ट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं इन सभी इस वीडियो में पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज माई अदर वीडियोज़ के जितने भी नोट्स होते हैं मैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लीज़ मेक अ नोट, अपने A4 शीट में लिखना शुरू कर दीजिए। वी हैव नो मोर टाइम फॉर अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि एग्जाम आते आते इतना समय नहीं रहता कि आप रिविज़न कर लें। तो अभी जो मैं आपको अच्छे से स्टडी करा रही हूँ, प्लीज़ इसको अवेल कीजिए एंड अपने नोट्स को कलेक्ट कीजिए, सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू नो नीड टू वरी अबाउट। Okay, and if you are like my video, please share with your friends एंड लाइक बटन ज़रूर से हिट कर दीजिएगा। एज वेल एज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूंगी विद रिटन नोट्स। ट्रस्ट मी गाइज, विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। ओके, एंड मेरी कम्युनिटी पे जाके डेली आंसर कीजिएगा। मैं बहुत अच्छे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करती हूँ, डेली उनको आंसर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ में इंक्लूड कीजिएगा कि वो भी आंसर करें। एंड प्लीज़ enrich my channel, okay, with your subscriptions. Till then, bye bye, in the hope कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। Have a great day.